थोड़ा सा जो है वो बेसिक अपने फैमिली के बारे में बताइएगा, क्योंकि अगर बैक साइड देखा जाए तो सिंधु फैमिली और वो सरदार फैमिली, बट यू आर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, तो ये सिलसिला कैसे चला? इधर से हमारा फैमिली ट्री पेडिग्री स्टार्ट होता है ना जी। हम्म। हमारी शजरा नस्ब वो सरदार ज्वाला सिंह संधू से स्टार्ट होता है। हम्म। तो वो महाराजा रणजीत सिंह की फौज के मिलिट्री कमांडर थे, लाइक गवर्नर जनरल। ओके। फिर उनका नाम सरदार हरचरण सिंह से सरदार नसरुल्ला संधू हो गया, ठीक हो गया। परदादा जी का। बीबी सही। चनन कौर जो मेरी परदादी थी, उनका नाम बीबी गुलाम फातिमा हो गया। माशाल्लाह। और जो सरदार खजान सिंह संधू थे मेरे दादाजी, उनका नाम सरदार अमानुल्लाह संधू हो गया। जितना इसका माजी जो है वो शानदार है, देखने में ये उस तरह के मामलात इसके नहीं रहे। और अक्सर आपने इंटरव्यूज़ में भी इसका जिक्र किया, तो क्या इसके साथ मामलात हुए कि इस नहज पे पहुंची? ओके। तो एक फोर्ट, एक रॉयल पैलेस था। इसकी जो जो हर चीज़ एक कह सकते थे रॉयल टच के अंदर थी। इधर सागवान, संदल और दियार ब्यार जिसे हम कहते हैं, उस लकड़ी का इस्तेमाल किया था। वो बहुत एक्सपेंसिव और रियल किस्म की वुड है, जो आजकल इंचीज़ और फुटीज़ और किलो के हिसाब से मिलती है जी। कोई और यहाँ पर आना चाहता है और बाकायदा शूट करना चाहता है, सॉर्ट ऑफ जिस तरह आप कुछ अर्सा पहले खबरों में सुनने में आया, यहाँ पे कोको ने प्रॉपर शूट किया, तो अगर वो शूट करना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? व्लॉगर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए और अदर जो टूरिस्ट आते हैं विजिटर, उनके लिए जी फ्री ऑफ कॉस्ट है हवेली जी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और सैफ सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ सिंधु साहब इस पूरी हवेली को ऑन करते हैं और इनका जद्दी पुश्ती यहाँ पर निज़ाम चलता आ रहा है। और अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि पंजाब में सरदारी का निज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन इन्होंने और इनकी फैमिली ने अब तक ये निज़ाम ज़िंदा रखा हुआ है। सैफ से भाई से बात करेंगे हवेली के हवाले से और इनके शजर नस्ब के बारे में। सैफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला और आपने मोहब्बत की, आपने अलाउ किया और इस वक्त हमने पूरी हवेली एक्सप्लोर की। थोड़ा सा जो है वो बेसिक अपने फैमिली के बारे में बताइएगा, क्योंकि अगर बैक साइड देखा जाए तो सिंधु फैमिली और वो सरदार फैमिली, बट यू आर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, तो ये सिलसिला कैसे चला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मली वेलकम टू आवर एंसेस्ट्रल हवेली कि आप जनाब आए हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं, अहलन व सहलन। और सेकेंडली बात जी, जिधर अभी हम लोग बैठे हैं, इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू। और ये गांव पढ़ाना के अंदर वाक़ है, लाहौर का आखिरी बॉर्डर बेल्ट के ऊपर ये गांव है पढ़ाना, वहाँ पे ये वाक़ है। तो ज्वाला सिंह संधू, एक सवाल पैदा होता है जी, हुई सरदार ज्वाला सिंह संधू। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, जिधर से हमारा फैमिली ट्री पेडिग्री स्टार्ट होता है ना जी, हमारी शजरा नस्ब वो सरदार ज्वाला सिंह संधू से स्टार्ट होता है। तो वो महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज के मिलिट्री कमांडर थे, लाइक गवर्नर जनरल। और जब महाराजा रणजीत सिंह ने आके पंजाब पे हुकूमत की, तो उनकी जो जितनी भी मिलिट्री फ़ौज को लीड कर रहे थे, वो हमारे ग्रेट ग्रैंड जो फोर फादर थे सरदार ज्वाला सिंह संधू थे। और इनके साथ में आपको इनका खसूसी रिश्ता ये भी था कि ये महाराजा रणजीत सिंह के सांडू भी थे, हम जुल्फ भी थे, यानी जो महारानी जिंदा थी उनकी सिस्टर की शादी हमारे जो बड़े थे पुरख थे सरदार ज्वाला सिंह, उनके साथ हुई थी। ठीक है। तो ये 17वीं सेंचुरी के अंदर बिल्डअप हुई है जी ये बिल्डिंग। तो उनको ये एक स्टेट अलाट की गई थी पढ़ाना, इसके जितने नवाही इलाका आजाद हैं। तो बिफोर पार्टीशन जो पढ़ाना था, पढ़ाना इज द कैपिटल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अमृतसर एंड डिस्ट्रिक्ट लाहौर। पंजाबी में हब था ये, पंजाबी में जी 85 पिंडा का दारुल खिलाफा सी जी, 85 लाहौर दे, 85 डिस्ट्रिक्ट अमृतसर दे। लेकिन फिर आप कह सकते हो उस दौर में म्यूनसिपल कमेटी के अंदर प्रॉपर एक निज़ाम मौजूद था, जुडिशली का निज़ाम था, अस्तबल हुआ करते थे घोड़े हाथियों के लिए, जेल खाना जात थे इधर बकायदा। क्योंकि प्रॉपर जो कैपिटल दारुल खिलाफा में खाब में होता है ना, वो ईच एंड एवरी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इस लोकल इन सिविल लोगों को दी जाती थी सरदारों की तरफ। एक पूरा एक शहर बात था, पूरा एक शहर था जी। इधर वो कहते थे जी कि लड़की के जहेज के लिए ना सुई से लेकर जहाज तक उस जमाने में इधर मिल जाता था। कंधे के साथ कंधा नहीं था, मतलब रखता, तिल धरने की जगह नहीं होती थी शाम को बाजारों में पढ़ाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली आप कह सकते हैं कि 1947 की ये बाढ़ हुई है पाको हिंद के अंदर, उसने ये बिल्कुल ना बॉर्डर बेल्ट के ऊपर ला खड़ा कर दिया इस गाँव को। और बाद में फिर बिल्कुल सेंटर से लाइन खींच दी। लेकिन देन जब ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने DHA का संगे बुनियाद रखा लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, फिर द डिफरेंट व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, एक्टर एक्ट्रेसेस और फॉरेनर्स, फिर इसका ना मोराल अल्हम्दुलिल्लाह खैर डाउन उस टाइम भी नहीं था हुआ, लेकिन एक कह सकते गैप आ गया था, नजरों में आना शुरू हो गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये ना गाँव पूरा ऊपर आया जी, नियरेस्ट विलेज DHA के पास है जी। अच्छा साहब भाई, मुझे बताइएगा, आपका जो फैमिली आपने बताया सरदार फैमिली, सिख फैमिली, मुसलमान कन्वर्ट होने की स्टोरी क्या है? अच्छा ये जी, जो मेरे परदादा जी थे ना जी, सरदार हरचरण सिंह संधू उनका नाम था। और वो इस इलाके के जो कोर्ट थे ना, जो अदालती निज़ाम था, उनके ऑर्नी मजिस्ट्रेट थे इधर। उनको 6 माह कैद और 6 माह
बरी करने की ना इजाज़त थी। ओके। तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस था उनको इंग्लिश में तर्जमा पढ़ते थे, होली कुरान का ट्रांसलेट जो इंग्लिश में था, और हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्तान बोस्तान किताबें उनका वो ना इंग्लिश में ट्रांसलेट, क्योंकि उस टाइम वो पढ़े लिखे थे जो जज मजिस्ट्रेट लेवल के। ऑब्वियसली। तो उन्होंने इंस्पायर होकर ना जी इस्लाम कबूल किया 1942 के अंदर। 42 के अंदर परदादा जी की 2 बीवियां थी जी। एक बीवी खैर सिखी उधर इंडिया चले गई, उनके साथ उनकी बेटियां थी, 2-3 बेटे, और दूसरी वाइफ जो चनन कौर मेरी परदादी थी, और साथ में एक मेरे दादाजी, एक ही उनके बेटे थे दूसरी वाइफ में, सरदार खजान सिंह संधू। उस टाइम मेरे दादाजी की उम्र 6-7 साल थी। इन तीनों शख्सियात ने फिर जाके बादशाही मस्जिद में ना लामहदूद लोगों के सामने इस्लाम कबूल किया 1942 के अंदर। फिर उनका नाम सरदार हरचरण सिंह से सरदार नसरुल्लाह संधू हो गया परदादा जी का। बीबी चनन कौर जो मेरी परदादी थी उनका नाम बीबी गुलाम फातिमा हो गया, और जो सरदार खजान सिंह संधू थे मेरे दादाजी, उनका नाम सरदार अमानुल्लाह संधू हो गया। तो 1942 के अंदर जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए, परदादा जी, दादाजी, वाला साहब और आगे हमारी 4th जनरेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जी फ़ख्र महसूस करते हैं, फीलिंग प्राउड के हम अल्हम्दुलिल्लाह बाई बर्थ मुसलमान पैदा हुए। ठीक हो गया। अच्छा साहब भाई, अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली इस हवेली के हवाले से, जितना इसका माजी जो है वो शानदार है, देखने में ये उस तरह के मामला इसके नहीं रहे, और अक्सर आपने इंटरव्यूज़ में भी इसका जिक्र किया, तो क्या इसके साथ मामला हुए कि इस नहज पे पहुंची? अच्छा, ये जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने जी। ये हमारे जो पाकिस्तान के अंदर 2-3 ऐसे जो हल्ले हैं ना फरामोश किस्म के, 1965 की जंग होगी, 1971 की और कारगिल की। 1965 की जंग के अंदर ना ये बिल्कुल एक शाहकार था, एक एंटीक पीस था, यूनिक पीस था, लेकिन बिल्कुल मेंटेन था जी 110%। लेकिन 1965 के अंदर जी इंडियन जो फौज और इंडियन सिविल्स का ना इधर 6 माह कब्जा हो गया था। तो एक फोर्ट, एक रॉयल पैलेस था, इसकी जो हर चीज़ एक कह सकते थे रॉयल टच के अंदर थी। इधर सागवान, संदल और दियार ब्यार जिसे हम कहते हैं, उस लकड़ी का इस्तेमाल किया था। वो बहुत एक्सपेंसिव और रियल किस्म की वुड है जो आजकल इंचीज और फुटीज और किलो के हिसाब से मिलती है जी। तो वो ना 1965 के अंदर काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है जी, कह सकते हैं। फिर 71 का एक हल्ला हुआ, उसके अंदर भी काफ़ी इसे नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इसके पसे मंजर में आपको कहता हूँ जी, उस 2 दीवार के अंदर ना कोई 70 to 80% कह सकते हैं जी डिस्ट्रॉय हुआ है। बाकी कोई 15 से जो 20% है ना डिस्ट्रॉय, वो किया जी हमारी जो पाकिस्तानी इधर की जो लोकल रेजिडेंट वो, लेकिन उनको जी जैसे वो जंग में तबाह बर्बाद कर गए थे गांव को। फिर वो कंस्ट्रक्शन के लिए जी सरदार साहब हमें ईंटें चाहिए, क्योंकि उस टाइम एक कह सकते थे लेक ऑफ नॉलेज था इन चीज़ों के हवाले से कि इम्पोर्टेंस नहीं थी कि ये क्या चीज़ है जी, फिर हेरिटेज क्या होता है। फिर उन्होंने इधर से जी लकड़ियाँ उखाड़ना शुरू कर दी अपने मकान बनाने के लिए, अपनी दीवारें, क्योंकि हमने भी उस टाइम नहीं रोका, क्योंकि वक्त ऐसा पीक था जो तकलीफदार था उनका। तो फिर हमने, लेकिन फिर ये कह सकते हैं जी जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़माना बदलता गया या इधर आमदोरफ्त शुरू होगी, फिर हमें पता चला कि 80% तो सीख ले गए, 10% हमने अपने हाथों से तबाह किया है। सही। तो ये इसका है जी, ये इसका निज़ाम है। अच्छा, इसके बारे में एक स्टोरी जो ये अब मैं एक थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि इसके नीचे जो बेसमेंट है उसकी सुरंगें जो हैं बड़ी दूर तक जाती हैं। एक आधे आर्कियोलॉजी के और इस तरह के हवाले से जो एक्सपर्ट है, मैं उनका ओपिनियन भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये इलॉजिकल सी बात है, ये कोई इसकी जो है ना समझ नहीं आती है, उस दौर में ये इतना निज़ाम कैसे हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, ये अकॉर्डिंग टू एल्डर्स हम सुनते आ रहे हैं, और हिस्ट्री बुक्स जो हिस्टोरियंस ने लिखी हैं, तो ये तो एक जो आपका भी मौक़िफ़ को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं तरदीद ज़रूर कर सकता हूँ या तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, बिकॉज उस टाइम जितनी भी थी अंडरग्राउंड सुरंग थी। आप शालामार गार्डन देख सकते हैं, जलियांवाला बाग देख सकते हैं, आप इधर और शाही किला देख सकते हैं। बिकॉज लाहौर इधर से हमें 40 किलोमीटर और अमृतसर है हमें इधर से 13 किलोमीटर। और उस टाइम जो हमने जो दादा परदादा और बड़े बड़े जो बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, उस टाइम था कुआं सिस्टम, हर 1-2 मील के बाद कुआं होता था, उनके अंदर वो खिड़कियां हुआ करती थी, वो एक्चुअली थी वो वेंटिलेशन और ऑक्सीजन और रोशनी के लिए। और ये तो हमने खैर बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं, इधर जो हमारी ज़मीनें वहाँ तक सुरंगें जाती थी। तो ये गुरुद्वारा साहब है, गोल्डन टेम्पल साहब अमृतसर के अंदर, वहाँ भी जाती थी। लेटेस्ट अभी आपके अगर आप बैक में जाएँ को 8-9 माह पहले की खबर है, उधर बोंगा सिस्टम थे, सरदारों के सबसे ज़्यादा बोंगे होते थे
लाइक जिस तरह सेवन शरीफ या दाता दरबार या जो होली हमारे श्राइन उधर वो पीरों को या जो बड़े होते हैं उनको कमरा अलाट करते हैं कि अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। तो सरदारों के पास उधर सबसे ज़्यादा बोंगे थे। तो अभी जो 8-9 माह पहले उधर जूता घर बना रहे थे गुरुद्वारा साहब में, तो नीचे जब उन्होंने डिगिंग की तो उधर ना ये बोंगे निकले, सुरंगें निकलेंगी डिफरेंट किस्म की। तो इंडियन मीडिया ने भी काफ़ी हाईलाइट किया है जी कि ये पाकिस्तान का नियरेस्ट जो विलेज है पठाना, इसके कहीं ना कहीं लिंक होता है जी। बिकॉज दैट अब तो वो बुजुर्ग या फोत हो गए हैं या मर खप गए हैं जी, लेकिन एक जो तरीक दान होते हैं, ये जो क्यास राई जो होती है या मुबालगा राई जो बातचीत, उससे ये लिंक होता है जी। 80 to 90% तो ये सच ही है जी। जैसे अब शालामार गार्डन की सुरंगें निकल रही हैं, अगर ये है तो फिर उसी सराउंडिंग में हो। अब वो शालामार गार्डन से निकल आती हैं। अब लाहौर का एक दरवाज़ा किधर और शाही किला किधर है, वो आप कह सकते हैं 10-10 किलोमीटर या 5-5, इतनी बड़ी सुरंग तो फिर नहीं ना अगर ये, तो फिर इसके जो आसार हैं ये इसकी कोई कह सकते हैं ना कोई क्यास रही तो ये बताती है जी। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी है। हम जिस तरह ब्लॉग करते हैं और हम आए यहाँ पर, आपने ऑन किया, अगर कोई यहाँ पर, एक तो ये है कि हम आए हैं जिस तरह आपने हमें वेलकम किया, कोई और यहाँ पर आना चाहता है और बाकायदा शूट करना चाहता है, सॉर्ट ऑफ जिस तरह कुछ अर्सा पहले ख़बरों में सुनने में आया यहाँ पे कोपोलो ने प्रॉपर शूट किया, तो अगर वो शूट करना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? अच्छा, इसका ये जी जो व्लॉगर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए और अदर जो टूरिस्ट आते हैं विजिटर, उनके लिए जी फ्री ऑफ कॉस्ट है हवेली जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी गिरा से उनको जी इंटरटेन भी करते हैं जी, क्योंकि ये हमारी फैमिली की रवायत है जी। उनको खाना शाना या जो भी चाय पानी जिम्मेदारी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको वार्मली वेलकम कहते हैं जी। वो देखें हेरिटेज है, क्योंकि कौमों की ये कदार है या जो कौमें पहचानी अपनी हेरिटेज विरसे से जाती है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विरसा है जी। हम कहते हैं जिनको उजागर करें, इनको देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई ऐसा इशू नहीं है जी। 24/7 ये अवेलेबल है जी, जगह रेंज। बेसिकली ना साहब भाई, ये मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा था क्योंकि आजकल जो है ना ट्रेंड चल पड़ा है फैमिली शूट्स का, फ़ोटो शूट्स का, और बाकायदा तौर पर वहाँ पर लोग पैसे लेके करवाते हैं। तो उस हवाले से मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है तो इज़ इट फ्री, या उसका अगर प्रॉपर वे में करना है, जिस तरह आप कहते हैं पूरे दिन हमें चाहिए या 2 दिन के लिए हमें चाहिए, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है? उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे इधर माल मवेशी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखे, उनके लिए हमने जैसे एक दूसरी जगह का हवेली बनाई, फिर हम उनको ये कहते हैं जी हमें उधर जैसे कि पानी की तरसील का निज़ाम है वो आप हमें उधर अरेंज कर दें, या कुछ जो खुरली है जिधर हमने वो जानवरों को चारा वगैरह डालने की जगह हब है, ये इधर हमने ईच एंड एवरीथिंग रखी है, अपने टू दी पॉइंट रखी है। पानी का इधर सिस्टम है, चारे का इधर है, काटने का इधर है, तो हम कहते हैं जी वो अरेंज कर दें। आप पूरा साल भला इधर फिल्में बनाते रहें, इंटरव्यू करते रहें, जो मर्जी करते हैं। उनके लिए ये रिक्वायरमेंट हम रखते हैं जी, आप हमारा भी काम डिस्टर्ब ना करो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते जाएं, लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट है जिधर भी पानी का मसला है हमें पानी अरेंज करवा दें, या जो भी माल मवेशी के लिए। जी, सरदार साहब की आपने बातें सुनी और बहुत सारी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। आप तमाम लोगों के लिए जो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, जो इसको हवेली को विज़िट करना चाहते हैं, गूगल मैप को हमने भी फॉलो किया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पे वीडियो बनाना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो आप सैफ साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बताइएगा, अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं उनका नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूँगा।